हेलो, हाउ आर यू? आज हम एनालाइज करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक को। और इसके लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे नोट डाउन करे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट में। बैंक को हम इन पैरामीटर्स पर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि बैंक की हेल्थ कैसी है। तो एक वेबसाइट है स्क्रीनर करके, screener.in। इसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। बाय द वे, मेरा कोई इनके साथ एफिलिएशन नहीं है, लेकिन मैं इनको इस पे अपना जो भी चीज़ें चेक करनी होती हैं बैंक से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, वो इस वेबसाइट पे करता हूँ। तो इस बैंक को हम आज एनालाइज करेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना है, वो आपको अपने नॉलेज से करनी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करनी है। ठीक है, मेरा काम आपको सिर्फ यहाँ पर सिखाना है, आपको एडवाइस करना नहीं है, इन्फ्लुएंस करना नहीं है। चलिए, तो इसके साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बैंक में हमें देखनी चाहिए, वो रहती है प्राइस टू बुक। तो प्राइस टू बुक का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझते हैं। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइस का मतलब कि शेयर का प्राइस। तो करंट प्राइस आप देख पा रहे हैं कि 1297 रुपीज का है। और जितना भी इसका बुक वैल्यू है, अगर आप उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा प्राइस टू बुक। तो अब इसकी बुक वैल्यू कैसे चेक करनी है? बुक वैल्यू आपको मिल जाएगी बैलेंस शीट में। इक्विटी कैपिटल प्लस जो रिजर्व्स हैं, इन दोनों को ऐड करके आपकी बन जाती है बुक वैल्यू। मैं यहाँ पे इसको एक नोट भी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज को। बुक वैल्यू इज, बुक वैल्यू होता है आपका इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक है, तो जितना भी कंपनी ने आज तक का प्रॉफिट कमा के रखा हुआ है, उसको बोलते हैं रिजर्व्स। और इक्विटी कैपिटल होता है वो जो कि कंपनी ने शेयर बेच के, अपने हिस्सेदारी बेच के पैसा इकट्ठा किया है, उसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। इन दोनों को ऐड कर दिया तो मिल गया आपको बुक वैल्यू। अब अगर हमको निकालना है कि प्राइस टू बुक क्या है, तो प्राइस तो आपको दिख रहा है 1297 है, लेकिन पूरी कंपनी का जितने भी शेयर्स हैं, अगर उसका प्राइस निकालना है तो वो आपको मार्केट कैप से दिखता है। मार्केट कैप इज करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, फ्री शेयर्स जो फ्लोट कर रहे हैं शेयर्स, मतलब कि आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उनको हम बोलते हैं मार्केट कैप। तो मार्केट कैप क्या हो गया हमारा? मार्केट कैप, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम इसका निकालने की कोशिश करते हैं कि प्राइस टू बुक क्या बैठेगा। वैसे यहाँ पे दे रखा है 3.55, लेकिन हमें खुद से भी करना आना चाहिए। तो अब हमने खोल लिया यहाँ पर कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में हमने इसको कर देना है प्लग। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मार्केट कैप 914758 डिवाइडेड बाय जो रिजर्व्स और आपका इक्विटी कैपिटल है, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हमने इसको डिवाइड किया पहले 1405 से। या ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग पहले एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1405 प्लस 254739, और अब हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो अब हमको मिल गया कितना, 3.57। तो देखिए, प्राइस टू बुक 3.55 है, यहाँ पे 3.57 है, छोटा मोटा वेरिएशन आ सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया प्राइस टू बुक। अब हमें नेक्स्ट देखना है एनपीए। एनपीए मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं इसके। तो वो हमको कहाँ मिलेगा? वो हमको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जाके जो लेटेस्ट पीपीटी आ रखी है, कंपनी ने जो अपने नंबर्स पब्लिश करे हैं, उसको हमने खोलना है। तो हमने यहाँ पे खोल लिया पीपीटी। इसमें अब हमको देखना है कि एनपीए कितना है। तो हमने सर्च किया इसमें, कंट्रोल एफ दबा के, एनपीए। ठीक है, तो हमारे सामने आ गया एनपीए से जितने भी रिलेटेड चीजें हैं, 20 एंट्रीज हैं एनपीए की। तो एनपीए आ गया हमारे सामने, नेट एनपीए। नेट एनपीए रेशो है 0.42, जो कि पिछले क्वार्टर में
यानी कि जून 30 2024 वाला जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसमें 0.43 था। तो थोड़ा बेहतर हुआ है इनका एसेट क्वालिटी। और इसके बाद अगर हम देखें कि ग्रॉस एनपीए कितना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे जीएनपीए। कुछ कंपनीज जीएनपीए के नाम से देती हैं, कुछ कंपनीज ग्रॉस एनपीए के नाम से देती हैं, और नीचे दिख भी रहा है हमको कि ग्रॉस लिखा है नीचे। तो ये नेट एडिशंस हुई हैं ग्रॉस एनपीए में। नेट एडिशंस का मतलब है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में और कितने जो लोन है वो खराब हुआ है यानी एनपीए बना है, इसको हम स्लिपेजेस भी बोलते हैं कई बार। तो नेट एडिशंस आपकी हुई हैं 17.54 बिलियन रुपीस की, जो कि पहले थी 26.24 बिलियन। तो बेहतर हुई है, जैसा कि हमको ऊपर भी दिख रहा है नेट एनपीए में बेहतर हुआ है इनका एसेट क्वालिटी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांसेस ग्रोथ की। एडवांसेस ग्रोथ मतलब सिंपल सी बात है कि लोन कितना, इन्होंने लोन बुक कितनी बढ़ाई है अपनी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडवांसेस। ठीक है, एडवांसेस की हमको 18 एंट्रीज मिल गई हैं। और एडवांसेस का हमें मिलेगा ये रहा टोटल एडवांसेस। तो टोटल एडवांसेस जो जून 30 2024 को थी वो थी 12,231.54, और जो इनकी अभी सितंबर 30 में हुआ है वो है 12,772.4। तो इनका अगर आप देखें कि पिछले साल से यानी कि 11,105.42 सितंबर 30 2023 से लेकर के सितंबर 30 2024 में 15% का एडवांसेस ग्रोथ हुआ है। तो ये काफी अच्छी ग्रोथ है बैंक के हिसाब से देखा जाए तो एयूएम ग्रोथ काफी अच्छी है। तो इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इनका नेट प्रॉफिट में कितना ग्रोथ आया है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो इन्होंने नेट प्रॉफिट के नाम से नहीं दिया है, तो हम देखते हैं कि किस नाम से दिया है। इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से दिया होगा। प्रॉफिट हम निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ जी, तो यहाँ दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू बाय 14.5% ईयर ऑन ईयर। तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि 15% के हिसाब से इनकी लोन बुक बढ़ी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 14.5% के हिसाब से। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका कि मार्जिन कितने हैं। मार्जिन मतलब क्या हुआ, मार्जिन हुआ कि आपने कितने प्राइस पे, कितने भाव पे आपने मार्केट से अपने मतलब कस्टमर से पैसा लिया डिपॉजिट्स के फॉर्म में, और आपने फिर आगे कितने पे लोन दिया, जो बीच का डिफरेंस है। मान लो आपने अगर लोन दिया है 15% का और डिपॉजिट्स आपने लिए हैं 10% से, इतना होता नहीं है बट मान लेते हैं कि 10% से, तो 5% का आपका जो हो गया मार्जिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि निम कितना है। निम के नाम से नहीं है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नाम से मिल जाएगा शायद आपको। नेट इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पे, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, हाँ ये रहा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है आपकी क्वार्टर टू में आपका 4.53 था, क्वार्टर वन में आपका 4.36 है। तो मार्जिन इनके घटे हैं। और मार्जिन क्यों घटे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीआई ने जो रेपो रेट रखा हुआ है वो काफी ऊंचा है। तो बैंक्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और सिर्फ आईसीआईसीआई को नहीं बाकी बैंक्स को भी इसमें काफी दिक्कत हो रही है मार्जिन मेंटेन करने में। तो मार्जिन इनका थोड़ा घटा है, और वो आप देख भी पा रहे हैं कि क्यों घटा है। क्योंकि इनका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है, मतलब कि जिन लोगों ने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा हुआ है और जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, तो बैंक उनको जो इंटरेस्ट दे रहा है और जितना वो अपने कस्टमर से ले रहा है जो कि लोन लेके बैठे हैं, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो बन रहा है 4.84, जो कि पहले था 4.53। इन दोनों का डिफरेंस जो है लोन का और डिपॉजिट्स का, वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है आपका 4.53 पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में क्वार्टर टू में, और इस साल में आप देख सकते हैं कि 4.84 है। तो ये मतलब समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये 4.53 से 4.88 हो गया है क्वार्टर टू में, और ये हाफ ईयर का अगर देखें तो 4.43 से 4.87 हो गया है। तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बढ़ गया है, तो इनको ज़्यादा देना पड़ रहा है अपने एफडी होल्डर्स को और अपने सेविंग्स अकाउंट पे, इसलिए इनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऊंचा है, इसलिए मार्जिन कम है। ठीक है, कॉस्ट टू इनकम, कॉस्ट टू इनकम चेक कर लेते हैं अभी कितना है। तो क्वार्टर वन 2025 में 39.7 था और अभी 38.6 है, यानी कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। कॉस्ट टू इनकम हुआ कि आ, हर 100 रुपए कमाने के लिए बैंक को कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इनको 100 रुपए कमाने के लिए 38.6 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। कॉस्ट टू इनकम का मतलब हुआ कि कॉस्ट हो गया बैंक के लिए, जैसे कि रेंट हो गया अपनी ब्रांचेस के लिए, सैलरीज हो गई, बिल्स हो गए,
पेन पेपर प्रिंटर जो भी वो खरीद रहे हैं, फर्नीचर हो गया क्लाइंट्स को कस्टमर्स को बिठाने के लिए। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। और कॉस्ट टू इनकम हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन जो इनकम आपने कमाई है, यानी कि आपका रेवेन्यू, सेल्स। ठीक है। तो ये कॉस्ट टू इनकम इनका बेहतर हुआ है, क्वार्टर टू पिछले साल से भी बेहतर हुआ है, और क्वार्टर वन से भी इस साल के भी अच्छा हुआ है, यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है इसमें। तो अब हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है। रिटर्न ऑन एसेट्स आप देख सकते हैं कि पिछले साल से 2.41 से थोड़ा घटा है, 2.39 हुआ है, और पिछले बार 2.36 है, लेकिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है इसमें। रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स एक ही मतलब बात है। इसके बाद जो हमको देखना है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो 19.1 थी पिछले साल सेकंड क्वार्टर में, और इस साल सेकंड क्वार्टर में 18.1 है, और पिछले क्वार्टर में इसी साल के जून क्वार्टर में 18 थी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल से ईयर ऑन ईयर तो इसमें डी ग्रोथ हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुई है। उसका रीजन वही है कि अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, रेपो रेट, उसकी वजह से बैंक्स के जो मार्जिन है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो बाकी चीजें एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स भी इम्पैक्ट हो रही हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो आपको देखनी है। और इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आप कंसोलिडेटेड देखें, बैलेंस शीट जब भी देखें किसी भी चीज की, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर एक कंपनी की 3 डिविजन्स हैं, तो उनमें से 2 डिविजन्स अच्छा कर रही हैं लेकिन तीसरा नहीं कर रही है। लेकिन एज अ शेयर होल्डर हमें हमेशा ये देखना है कि हमारी जो हमने जिसका स्टॉक लिया है, अगर लिया है तो वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो पूरा कंपनी का देखा जाता है, एक पर्टिकुलर डिवीजन का नहीं देखा जाता। तो कुछ ऐसा था हमारा क्वार्टर टू का परफॉर्मेंस रिव्यू। अगेन मैं एक स्टॉक एडवाइजर नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपने मेरी बात सिर्फ सुन के नॉलेज लेनी है, आपने मेरे कहने पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कुछ भी आपने ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। बाय बाय।